नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। आज हम दोस्तों अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने पिछले 2 प्रैक्टिस सेटों में 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले में 40, अगले में 40 से 80 तक। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 80 से 120 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें आपके इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो दोस्तों हमारे द्वारा कराए गए थे। ठीक है, आपने अगर पिछले 1 वीक की क्लासें देखी होंगी और अगर आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा तो आपके वह कंफर्म सही हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमने वही टॉपिक किए थे अपने लास्ट वीक में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने आपसे यही कहा था कि आप चाहे वीडियो से ना पढ़ें तो खुद भी अपने नोट से या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। जैसे आपका आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, जनजाति वाला चैप्टर हुआ, ठीक है, जनगणना वाला चैप्टर हुआ दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपसे मैंने ये भी कहा था कि जो कुमाऊं परिषद है उसको भी आप पढ़ के जाना। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक थे। और एक और था दोस्तों कि उत्तराखंड में प्रथम, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने दोस्तों हमारी लास्ट वीक की क्लास देखी होंगी उन्हें ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। ठीक है, आप आज की इस क्लास में स्कोर अपना शेयर करिएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। आपको दोस्तों भले चाहे क्वेश्चन इजी लगे पर आपको क्वेश्चन की जो डिटेल मिलेगी तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नए बच्चों के लिए या फिर पुलिस कांस्टेबल बीपीओ के लिए तो ये दोस्तों हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। लास्ट में एक क्वेश्चन आपका होमवर्क भी रहेगा तो उसका आंसर दोस्तों जरूर दिया करें। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के डोलापालकी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के डोलापालकी आंदोलन से संबंधित हैं जयनंद भारती। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध आंदोलन था डोलापालकी आंदोलन, जो कि जयनंद भारती के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दोस्तों निचले दल के व्यक्ति होते थे, दलित वर्ग के व्यक्ति होते थे, तो उन्हें दोस्तों डोली में दुल्हन को ले जाना, ठीक है, अलाउ नहीं था। मतलब इस पर ऊंची जाति के लोग विरोध करते थे। तो इसी चीज को दोस्तों उन्होंने समाप्त किया था। और कब समाप्त किया? 1930 में। ठीक है, एक गांव आता है दोस्तों बोरगांव पौड़ी में, यहीं पर दोस्तों इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की? तो ये की थी दोस्तों भिकियासैंण ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भिकियासैंण। ये आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, तो यहां पर ये ऋणात्मक दर्ज की गई थी। ठीक है, मतलब यहां पर तहसील की बात की है तो तहसील ये आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के वह कौन से 2 जनपद हैं जिनकी 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रही थी? तो वह थे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल की सबसे ज़्यादा माइनस में जनसंख्या रही थी 1.41%। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद, यहाँ पर 1.28%। ठीक है, ये ऋणात्मक रही थी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो आपको बताना होगा 18.81%। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा 10 के वृद्धि दर कहाँ पर दर्ज की गई? तो आपको बताना होगा उधम सिंह नगर 33.45%। ठीक है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आपसे पूछ ले और आपको कॉन्सेप्ट सभी पता है तो आप उसे दोस्तों इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए हम यहाँ पर आपको ग्लेशियर दिए हैं और उनसे संबंधित जनपद दिए हैं। तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। ठीक है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, नामिक ग्लेशियर ये आपका पिथौरागढ़ में है।
ठीक है। और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है। तो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर ये दोस्तों लटकता झूलता सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहां से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। पिथौरागढ़ में दोस्तों अन्य ग्लेशियर हैं, जैसे सोना ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, पांचू ग्लेशियर, रकम ग्लेशियर, हीरामढ़ी ग्लेशियर, पिनोरा, लसार और संकल्प। ये सभी दोस्तों आपके पिथौरागढ़ में स्थित ग्लेशियर हैं, ठीक है। और मिलम ग्लेशियर ये भी आपका यहीं पर स्थित है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुड़िंत मुद्राएं प्राप्त हुई। तो कुड़िंत मुद्राएं ये थ्यूड़, कत्यूर घाटी, देवडुंगा इन सभी स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए कुड़िंत मुद्राओं की बात करें तो 3 प्रकार की कुड़िंत मुद्राएं होती थीं। एक अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। अमोघभूति प्रकार की सबसे ज्यादा मुद्राएं मिली, जिस कारण दोस्तों अमोघभूति को कुड़िंत वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मेती आंदोलन के जनक हैं। तो देखिए मेती आंदोलन के जो जनक हैं तो वह आपके कल्याण सिंह रावत हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन्हीं के द्वारा दोस्तों मेती आंदोलन चलाया गया था 1996 में। देखिए लोअर पीसीएस में आपको 4 आंदोलन दिए थे और उनसे संबंधित उन्हें चलाने वाले व्यक्तियों के नाम दिए थे, फिर उन्हें दोस्तों मैच करना था और सही कुट का आंसर देना था, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, बस ये कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो मेती आंदोलन आपका 1996 में हुआ था और ये बेतनी बुग्याल से शुरू किया गया था। कल्याण सिंह रावत को मेती भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चमोली जनपद का एक प्रसिद्ध बुग्याल है बेदनी बुग्याल, जो कि वेदों का प्रणय स्थल भी कहलाता है, ठीक है। तो कल्याण सिंह रावत दोस्तों ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वरवधू पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं, ठीक है। इस आंदोलन को मूर्त रूप हिमालयन वन्यजीव संस्थान द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में दोस्तों जो बेगार प्रथा थी तो वह 3 रूपों में पाई जाती थी, ठीक है। कुली बर्दियास, कुली उतार और कुली बेगार, ठीक है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, ये सभी। उत्तराखंड की दोस्तों ये एक बड़ी समस्या थी, ठीक है, जो अंग्रेजों के समय देखने को मिली। तो इसी चीज को समाप्त किया गया और काफी लंबे संघर्ष के बाद ये प्रथा समाप्त हुई थी। कुली उतार का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजों का सामान उतारना। कुली बेगार का मतलब बिना पैसे के उनके सामान को ढोना, ठीक है, उनके कार्य करना। कुली बर्दाश्त के अंतर्गत अंग्रेजों को खाने पीने की व्यवस्था करना, ठीक है। तो अंग्रेजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी होती थी स्थानीय लोगों को, ठीक है। उनकी दोस्तों टर्न लगती थी कि आज ये खाना खिलाएगा, कल को ये खाना खिलाएगा, भले से चाहे वह गरीब हो, पर उस अंग्रेज को दोस्तों वह अच्छे से अच्छा खाना खिलाते थे, ठीक है। मतलब उन्हें जबरन खिलाना पड़ता था। कुली बेगार के खिलाफ पहली बार जो आवाज उठाई गई थी तो वह 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव से उठाई गई, ठीक है। और एक अगर आपसे व्यक्ति पूछ लिए जाएं कि कुली बेगार के खिलाफ सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको बताना होगा पंथिया दादा, ठीक है। कुली बेगार को 1906 में इलाहाबाद में ले जाया गया और कुली बर्दियास को समाप्त कर दिया गया था। कुली बेगार आंदोलन 13-14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में हुआ, जबकि कुली बेगार को पूर्ण रूप से 1923 में समाप्त किया गया था। देखिए कुली बेगार जो समाप्त हुआ तो ये आपका 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर समाप्त किया गया था। इसके जो रजिस्टर थे जिन्हें मैन्युअल ऑर्डर्स कहा जाता है, तो वह आपके रजिस्टर फाड़कर सरयू नदी में बहा दिए गए थे और इस मेले में लगभग 40,000 आंदोलनकारी शामिल हुए थे, ठीक है। तो
तो याद रखिएगा। और कुली बेगार को समाप्त करने वाले जो व्यक्ति आते हैं तो वह वीडी पांडे आते हैं, अगर आपको ये पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया। फ्रेंड्स, क्रांति दल का गठन जो किया गया था तो वह 1989 में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था तो वह 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों देवीदत्त पंत। ठीक है, और इसका गठन मसूरी में 25 जुलाई 1979 को किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए मतलब उत्तराखंड बनने से पहले अगर कोई पार्टी उत्तराखंड में सक्रिय थी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल थी। ठीक है, अब तो दोस्तों धीरे धीरे ये समाप्त हो चुकी है, मतलब इतना अब इसका प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मतलब राज्य बनने से पहले इसने बहुत से अहम कार्य किए थे। तो याद रखिएगा कि 25 जुलाई 1979 को देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, पर्वतीय राज्यों के 8 जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो देखिए राज्य की वह महिला जिसे सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था तो वह हंसा मनराल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया। तो गुरु राम राय जो आए थे तो वह फतेहपति शाह के समय आए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, फतेहपति शाह के द्वारा दोस्तों कुछ गांव दान भी दिए गए थे। ठीक है, और इन गांव के नाम हैं खुड़बड़ा, राजपुर और चामासारी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये देहरादून में आकर दोस्तों रहे थे और इन्होंने देहरादून में अपना डेरा डाला, जिस कारण दोस्तों देहरादून का नाम देहरादून पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद वंश के शासनकाल में श्रुति था। तो श्रुति क्या था, तो ये एक भूमिकर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। श्रीदेव सुमन ने दोस्तों अपने प्राण जो गवाए तो वह 25 जुलाई 1944 को गवाए थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों भूख हड़ताल की थी और 86 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें गढ़वाल का अभिमन्यु भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इनके जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जोल गांव में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म दिवस को दोस्तों उत्तराखंड में उत्तराखंड जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तराखंड जल दिवस मनाने की शुरुआत 2017 से की गई। ठीक है, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई 25 जुलाई को, तो उस दिन को दोस्तों उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पहली बार 2019 में मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 25 जुलाई को 1946 से सुमन स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों न्यू चैपल युद्ध के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। ये तो वैसे दोस्तों सी होना चाहिए, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। न्यू चैपल के युद्ध में ये शहीद हुए थे और मरणोपरांत इन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें विक्टोरिया क्रॉस कब दिया गया था, तो 1915 में दिया गया था और विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले यह उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति थे। इनसे पहले दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दरबान सिंह नेगी को यह पुरस्कार दिया जा चुका था। ठीक है, और किस युद्ध के लिए, तो फेस्टुवर्ड युद्ध के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा कि उत्तराखंड में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दरबान सिंह नेगी 1914। और कौन सा युद्ध था, तो फेस्टुवर्ड का युद्ध था। ठीक है, देखिए बात कर लें हम गब्बर सिंह नेगी के बारे में, तो गब्बर सिंह नेगी इन्हीं के सम्मान में 21 अप्रैल को गब्बर सिंह मेला आयोजित होता है चंबा टिहरी में। ठीक है, और गब्बर सिंह स्मारक 15 दिसंबर 1925 को बना था चंबा टिहरी में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चंबा ये दोस्तों उत्तराखंड का पहला शहर है जो कि ODF+
है। ठीक है, मतलब ODF प्लस बाला उत्तराखंड का पहला शहर कौन है, तो आपको बताना होगा चंबा। ठीक है, चंबा को दोस्तों 5 सड़कों का चौराहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो देखिए, ये भाग लिया था आपका श्रीदेव सुमन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी ने। ठीक है, तो कब आए थे ये, 1938 में। ठीक है, मई 1938 में श्रीनगर सम्मेलन में। अगला प्रश्न है कि अनाशक्ति आश्रम कौशानी संबंधित है। तो अनाशक्ति आश्रम ये आपका कौशानी बागेश्वर में स्थित है। सबसे पहली बात यही आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका संबंध है दोस्तों महात्मा गांधी से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये दोस्तों आपका इतिहास में अच्छे से पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी आए थे। ठीक है, अनाशक्ति आश्रम में गांधी जी के द्वारा अनाशक्ति योग पर एक टीका लिखा गया था। ठीक है, और कौशानी जो है ये है आपका गोमती व गरुड़ नदियों के संगम पर स्थित है। इसका पुराना नाम बलना है और इसे दोस्तों रैमजे के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, और कौशानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरोज क्या है। फ्रेंड्स, मरोज यह है आपका एक जनजातीय त्योहार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये जो त्योहार है यह है आपका जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। तो उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर यह भू अभिलेखों से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी भू अभिलेख है तो वह इसी सॉफ्टवेयर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना यह पिथौरागढ़ में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा, सॉरी ये आपकी पूर्वी धौली गंगा है क्योंकि पश्चिमी धौली गंगा तो आपकी चमोली में बहती है। ठीक है, तो पूर्वी धौली गंगा उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली की सहायक है। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली और काली की लंबाई है 252। ठीक है, यह आपकी सबसे लंबी नदी है और इसी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष 2 घोषित किए जा चुके हैं। पहली बार 2001 में घोषित किया गया, अगली बार दोस्तों 2015 में। सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी 2015। ठीक है, अगर यहाँ पर 2001 होता तो दोस्तों वह भी सही माना जाता। ठीक है, तो ये 2 वर्ष आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तराखंड में कितनी पर्यटन नीति आ चुकी हैं तो 3 पर्यटन नीति आ चुकी हैं। पहली पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 में आई, फिर 2018 में आई। ठीक है, फिर दोस्तों 16 मार्च 2023 को आई। ठीक है, तो ये 3 पर्यटन नीति आ चुकी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में 7 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, और इन 7 अभ्यारण्य में सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है तो वह आपका नंदा देवी पशु विहार है। सही आंसर रहेगा, सॉरी केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ पशु विहार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो नंदा देवी है तो ये तो आपका पहली बात कोई पशु विहार है ही नहीं, ये नंदा देवी नेशनल पार्क है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क है और कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसलिए जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में की गई थी, ये आपको याद रखना है, और यह आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हमारे राज्य में 7 वन्य जीव विहार हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं, उनके क्षेत्रफल को जान लेते हैं और उनकी स्थापना कब हुई तो वह भी हम जान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपके हर एक छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे हमारी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में। ठीक है, अगर वाकई आप ईमानदारी से ये पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं, आधा पौन घंटा आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को देते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा तो आपको दोस्तों रिवीजन
तो कम से कम मिल ही जाएगा। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो उनका अच्छे से यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो गोविंद वन्यजीव विहार यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है और यह राज्य का सबसे पहला वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1955 में की गई और इसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी 1955 में स्थापना और 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा वन्यजीव विहार आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1972 में की गई और यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल 1957 वर्ग किलोमीटर है और यह चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में फैला है। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में बना। ठीक है, और यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तराखंड का वह कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग देखने को मिलती हैं तो वह भी अस्कोट वन्यजीव विहार है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका सोना नदी वन्यजीव विहार बनता है 1987 में जिसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है और यह है आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पांचवा वन्यजीव विहार है बिनसर वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1988 में की गई और इसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है और ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। मसूरी वन्यजीव विहार यह सबसे छोटा वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 11 वर्ग किलोमीटर है और यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल जनपद में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह नैनीताल और चंपावत के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, वैसे तो चंपावत और उधम सिंह नगर इन तीनों के बॉर्डर पर ही यह आता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था जो कि आपका एंग्लो इंडियन होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों यह समाप्त कर दिया गया क्योंकि पहले हम 70+1 विधानसभा सीटें पढ़ते थे जिसमें एक एंग्लो इंडियन होता था। ठीक है, 2019 में दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो कामेट शिखर की ऊंचाई 7756 मीटर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी और यह चमोली जनपद में स्थित है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। ठीक है, देखिए कामेट पर्वत की ऊंचाई पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि देखिए ऊंचाई नहीं पूछी गई थी, उसमें 3 पर्वत दिए थे। ठीक है, एक आपका कामेट दिया था। ठीक है, एक आपका पश्चिमी नंदा देवी दिया था। ठीक है, एक और दिया था। इन तीनों को दोस्तों क्रम से लगाना था ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, ये आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की। तो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था जो आरंभ की थी तो वह है जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा आरंभ की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा 1822 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो वह आपका पौड़ी गढ़वाल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला आपका पौड़ी गढ़वाल। अगर आपसे प्रतिशत में पूछ ले जाए तो अब चंपावत हो चुका है, चंपावत। ठीक है, इससे पहले दोस्तों नैनीताल पहले स्थान पर होता था प्रतिशत के मामले में। ठीक है, अब 18वीं वन रिपोर्ट में यह चेंज हो गया। ठीक है, और ये रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। ठीक है, वन मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, उन्हीं के द्वारा इसे पेश किया गया था। हमने दोस्तों वन रिपोर्ट को अच्छे से किया और लोअर पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा था। ठीक है, पर वह आपका 18वीं वन रिपोर्ट को ना पूछकर 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसके बारे में पूछ लिया गया था कि राज्य में सबसे कम और सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपका चंपावत होता, चंपावत और उधमसिंह नगर, तो वह सही होता। ठीक है, क्योंकि उसमें वन रिपोर्ट के बारे में तो नहीं बोला, पर यह बोला था कि राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें नैनीताल और उधमसिंह नगर दिए थे। ठीक है, जब दोस्तों आपकी लोअर पीसीएस की आंसर की आ जाएगी तो वह आपको पेपर अच्छे से सोल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको अगर पहले आंसर की
बता दी जाए, ठीक है, मतलब मैं अपने द्वारा आंसर की बता दूं, ठीक है, तो उसमें दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो आप गुस्सा करेंगे, और ये होता भी है, क्योंकि दोस्तों हम बहुत से यूट्यूब चैनल पर देखते हैं कि आंसर की जब पेपर होता है तो तभी आंसर की दे देते हैं, ठीक है, और जब रियल आंसर की आती है तो उनके आंसर की में और रियल आंसर की में दोस्तों कम से कम 10-12 क्वेश्चन का हेरफेर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप बस यही अंदाजा लगा लें कि हाँ हमारे ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, जब आंसर की आ जाए तभी आप उसे मैच क्या करें, ठीक है। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था ऋषिकुल मैदान ऋषिकेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, और ये शुरू किया गया था 2014 में। तो नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में ऋषिकुल मैदान से शुरू किया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और गंगा से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, इसलिए 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। नमामि गंगे अभियान जून 2014 में शुरू किया गया, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में किया। गंगा एक्शन प्लान 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया, ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 में दिया गया। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनई जानी जाती हैं। तो ये दोस्तों उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिला रही हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलन में शहीद होने वाली महिलाएं हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये दोस्तों 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थी, ठीक है। तो 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था, जिसमें हंसा धनई और बेलमती चौहान शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर है। तो महिला साक्षरता दर की बात करें हम तो 70% है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपसे ओवरऑल पूछ ली जाए कि हमारे उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको बताना होगा 78-82%, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में दोस्तों महिला साक्षरता दर 62.35% है, ठीक है। वहीं सबसे ज़्यादा 78.54% देहरादून की है। तो सबसे ज़्यादा देहरादून, सबसे कम उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध की ऊंचाई है। फ्रेंड्स, टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी दोस्तों अपने आप में एक टॉपिक है। देखिए दोस्तों, टिहरी बांध से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपने आप में एक छोटा टॉपिक है जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हम अपने इस वीडियो में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टिहरी बांध को बनाने की योजना आयोग के द्वारा स्वीकृति कब दी गई, तो 1972 में दी गई थी, ठीक है। और टिहरी बांध को बनाने का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिया गया, और इसी समय दोस्तों इस परियोजना को राष्ट्र के गाँव की संज्ञा दी गई, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग है, इसके द्वारा 10 साल तक कार्य किया गया, और इन 10 सालों में दोस्तों कोई भी ज़्यादा कार्य नहीं हुआ था, जिस कारण इस बांध को बनाने का कार्य THDC को दिया गया। THDC की फुल फॉर्म होती है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1988 को की गई, और इसके द्वारा अगले साल 1989 में कार्य शुरू किया गया, और THDC का मुख्यालय ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। दोस्तों इस बांध का डिजाइन जो तैयार किया था तो वह जेम्स ब्रूस के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो डिजाइन किसने तैयार किया, जेम्स ब्रूस ने, ठीक है। सर्वप्रथम दोस्तों टिहरी बांध के विरोध में जो आवाज उठाई गई तो वह कमलेंदु मती शाह के द्वारा उठाई गई, जबकि बांध विरोधी समिति का जो गठन किया गया 1978 में किया गया, और इसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नोटियाल। इसके विरोध में 1979 को वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोधी समिति का गठन किया था, बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। तो क्वेश्चन बनता है कि बांध के विरोध में, टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने डाली, तो वीरेंद्र सकलानी के द्वारा डाली गई थी 1979 में, ठीक है। दोस्तों इस बांध की कुल बिजली उत्पादन क्षमता है 2400 मेगावाट, ठीक है। और फ्रेंड्स टिहरी बांध का जो पहला चरण कंप्लीट हुआ था 1000 मेगावाट का, तो वह 30 जुलाई
2006 को कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध का पहला चरण कब कंप्लीट हुआ, तो 30 जुलाई 2006 को, और ये कितने मेगावाट का था, 1000 मेगावाट का। ठीक है दोस्तों, इस बांध में जो पुरानी टिहरी थी, पुरानी टिहरी कब डूबी, तो वह 29 अक्टूबर 2005 को डूबी थी। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्थान पर स्वामी राम तीर्थ ने अपनी समाधि 1906 में ली थी और इनकी समाधि 17 अक्टूबर 2002 में डूब गई थी। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और स्वामी राम तीर्थ दोस्तों इस बांध का नाम भी मिलता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था। फ्रेंड्स, गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर पहली बार जो आक्रमण किया गया तो वह 1791 में किया गया था। ठीक है, सही आंसर रहेगा 1791 ऑप्शन सी। ठीक है, पर दोस्तों इसमें वह जीत नहीं पाए थे, जिस कारण ये युद्ध समाप्त किया गया और दोस्तों गढ़वाल के राजा और गोरखाओं के मध्य संधि हुई। जो ये युद्ध हुआ था 1791 में, इसे लंगूरगढ़ का युद्ध कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसी युद्ध के बाद लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1792 में। ठीक है, तो 1791 में युद्ध हुआ और 92 में दोस्तों आपकी संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह 3 जनपदों में फैला है। ठीक है, कौन कौन से 3 जनपद हैं? ठीक है, एक है आपका देहरादून, दूसरा है हरिद्वार और तीसरा है पौड़ी। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखनी है कि ये किन किन जनपदों में फैला है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि हमारे राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं। तो राज्य में 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई और यह पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है। दूसरा नेशनल पार्क है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 में की गई। ठीक है, और यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना और ये चमोली में स्थित है। ठीक है, इसे दोस्तों 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना, जिसका क्षेत्रफल 82.5 वर्ग किलोमीटर है और यह राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसे यूनेस्को में जो शामिल किया गया था तो वह 14 जुलाई 2005 में शामिल किया गया। 5वां नेशनल पार्क आता है राजाजी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1983 में की गई और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और 6ठा नेशनल पार्क है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा गंगोत्री नेशनल पार्क ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में नंदन कानन किसे कहा गया। फ्रेंड्स, नंदन कानन जो कहा गया तो वह फूलों की घाटी को कहा गया है स्कंद पुराण में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 111वां प्रश्न है कि दूनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, दूनागिरी ग्लेशियर यह आपका चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक दूनागिरी आपका अल्मोड़ा में भी स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए, अधिकतम मंत्री जो हो सकते हैं तो वह आपके 12 हो सकते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोस्तों एक प्रावधान है आपका कि मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी तो वह कुल सीटों का 15% ही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम अपने राज्य की विधानसभा सीटों का 15% निकालें तो वह आपका बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए 12 सीटों का प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा। मतलब अगर किसी राज्य में 12 से कम सीटें आती हैं 15% के अंतर्गत तो वहां पर 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम नामिक ग्लेशियर से होता है और यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है,
जो आपकी पूर्वी रामगंगा नदी है इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा यह सरयू की सहायक नदी है और सरयू और पूर्वी रामगंगा का जो संगम होता है तो वह रामेश्वर पिथौरागढ़ में होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। ठीक है, जबकि हमारे देश में 1916 में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और ये होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू किया था तो वह वीडी पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और देहरादून में ये आंदोलन 1918 में स्वामी विचारानंद के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, प्रथम उल्लेख जो देखने को मिलता है तो वह हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बद्रीनाथ के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमिदान दी गई थी। तो भूमिदान जो की गई तो वह आपके पद्मदेव के द्वारा की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, भूमिदान की पद्मदेव ने, जबकि इस मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ तो वह ललित सुरदेव के समय हुआ था। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अब देखिए, हम बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह भी आपको बताया कि बद्रीनाथ का निर्माण जो हुआ था तो वह ललित सुरदेव के समय हुआ था। बद्रीनाथ को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम और विशाला कहा गया है। ठीक है, बद्रीनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 31-33 मीटर है। ठीक है, और बद्रीनाथ नर नारायण नामक पर्वतों के मध्य स्थित है। नर ये दोस्तों अर्जुन के रूप में जाने जाता है। ठीक है, और नारायण को विष्णु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ के जो रक्षक देवता है तो वह क्षेत्रपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, जिसमें गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार, ये 3 भाग हैं। ठीक है, आपको दोस्तों इसके 4 भाग भी देखने को मिल जाएंगे, पर आयोग ने दोस्तों इसके 3 भाग माने हैं। ठीक है, रावल पुजारी जो होते हैं तो वह नंबूद्री ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो नंबूद्री ब्राह्मण यहाँ पर रावल पुजारी होते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा नरसिंह मंदिर में होती है। नरसिंह मंदिर जो कि जोशीमठ में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों इसकी पूजा होती है। और नरसिंह मंदिर यह बसंत देव के द्वारा बनवाया गया था, जो कि कत्यूरी वंश का संस्थापक माना जाता है। बद्रीनाथ में कड़ाई उत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि किस 4 धाम में आपकी कढ़ाई उत्सव को मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा बद्रीनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो झिलमिल ताल यह चंपावत में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके अलावा जो झिलमिल गुफा आती है तो वह पौड़ी गढ़वाल में आती है, और झिलमिल आरक्षिति यह हरिद्वार में आती है, यह भी आपको याद रखना है। झिलमिल आरक्षिति 2005 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो नंदा देवी जो मंदिर है इसके पास बेनीताल स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया। तो देखिए, मेघदूत का कुमाऊनी जो अनुवाद किया तो वह लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा कि देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई। तो देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई थी 2011 में। 2011 में दोस्तों हमारा राजकीय खेल घोषित किया गया था फुटबॉल। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आप इसे कैसे याद रखेंगे कि फुटबॉल में जो कुल प्लेयर होते हैं तो उनकी संख्या होती है 11। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और फुटबॉल एकेडमी है कहाँ पर, देहरादून में। अगला प्रश्न है और आज की इस क्लास का आपका होमवर्क कि वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। फ्रेंड्स, आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। ठीक है, किस किस को दोस्तों रेगुलर इस प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। आपके पास में अगर समय नहीं है तो समय निकाल कर दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को जरूर वॉच किया करें, चाहे कुछ समय
एक बार देखी, कुछ समय दोस्तों बाद में देखी, ठीक है। मतलब आप पार्टों में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, पर अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, इसे प्रैक्टिस सेट को करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले सभी एग्जाम्स में, ठीक है। हम दोस्तों जो 16वां एडिशन आया है परीक्षावाणी का, तो उसके MCQ को भी जल्द करने वाले हैं, ठीक है। हमने दोस्तों लोअर PCS एग्जाम से पहले बहुत से टॉपिक कंप्लीट किए थे अपने, जिन्होंने दोस्तों लोअर PCS एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद भी की, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, ठीक है, सपोर्ट क्या करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।